आज हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब मौजूद हैं और ये बातचीत बहुत स्ट्रक्चर्ड बातचीत नहीं है। जिस तरीके से देश के अंदर हालात है, कोरोना को लेकर के पूरे देश में, दुनिया में एक हाहाकार फैला हुआ है और आज हमारा एक युवा साथी, एक राष्ट्रवादी पत्रकार रोहित सरदाना इस बीमारी की भेंट चढ़ गया है। मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब से इस इमरजेंसी के हालात में मैंने उनसे दरखास्त की कि क्या वजह है कि इस वक्त पूरे देश के अंदर और दुनिया में जितने भी चाइना के करीबी मित्र हैं, ये कोरोना वहां नजर नहीं आ रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, जापान हो या दूसरे देश हो। मेजर जनरल जीडी बख्शी, आप जानते हैं कि रणनीतिक और सामरिक मामलों के एक्सपर्ट हैं। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, बख्शी साहब, क्या पूरी दुनिया में चाइना ने इस वायरस के माध्यम से कोई बायोलॉजिकल वॉरफेयर छेड़ रखी है और उसमें वो तमाम सारे लोग, वो तमाम सारे मुल्क जो उसको कॉम्पीट कर सकते हैं, उसको हरा सकते हैं, इकोनॉमी में हरा सकते हैं, ताकत में हरा सकते हैं, इस बायोलॉजिकल वॉरफेयर, क्या ये सच में बायोलॉजिकल वॉरफेयर है? और है तो इसका क्या असर है और इससे भारत को और भारत के दोस्तों को कैसे लड़ना चाहिए? पुष्पेंद्र जी, देखिए, कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी। एक बहुत ही इनोसेंट और सीधा सवाल पूछा था कि वुहान वायरस यानी कोरोना वायरस चीन के वुहान में पिछले साल एक्चुअली 2019 में, वो कहते हैं दिसंबर में, और रिपोर्ट्स आ रही हैं सितंबर अक्टूबर तक ये संक्रमण शुरू हो गया। क्या वजह है कि चीन में कोई म्यूटेशन नहीं हुई? एक भी, जहां शुरू हुआ ये वायरस, वहां एक भी म्यूटेशन नहीं हुई। एक भी म्यूटेशन की हमने बात नहीं सुनी, ना आपने सुनी ना मैंने सुनी। म्यूटेशन हो रही है तो केवल भारतवर्ष में, और किस तरह से आप और मैं देख रहे हैं, क्या तबाही का मंजर मच गया है। म्यूटेशन हो रही है तो यूनाइटेड किंगडम में हो रही है, ब्राजील में हो रही है, साउथ अफ्रीका में हो रही है, लेकिन जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, नॉर्थ कोरिया में म्यूटेशन नहीं हो रही। और अगर कुछ देश हाथ पैर जोड़ के खड़े हैं चीन के सामने, वहां म्यूटेशन नहीं हो रही। म्यूटेशन हो रही है तो केवल और केवल उन मुल्कों में जिन्होंने चीन के बरखिलाफ एक आक्रामक तेवर दिखाए हैं। यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप साउथ चाइना सी में भेजने का अनाउंसमेंट किया, ठीक है साहब, और ये कुछ पहले करी थी, और उसके ठीक बाद हमने देखा कि ये जो है दूसरा वेव शुरू हो गया वहां। देखिए साहब, अगर आप चीन का स्ट्रेटेजिक लिटरेचर पढ़ें, चीन की जो स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट है, जो उनकी मेन किताब है, जो उनके आर्म्ड फोर्सेस पढ़ते हैं, उसमें साफ लिखा है कि वी शुड वेपनाइज द वायरस। हमको वायरस को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। एक जगह नहीं, 50 जगह लिखा है। उनके लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसरों ने लिखा है, और पहले ये लिखना शुरू किया था कोई आज से 10 साल से भी पहले। उनके 2 सीनियर कर्नल्स थे जिन्होंने एक किताब लिखी थी, अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, यानी वॉरफेयर विदाउट लिमिट्स, जिसमें हर चीज इस्तेमाल की जाएगी। हाथ पैर नाक तो इस्तेमाल किए ही जाएंगे, लेकिन वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर, केमिकल वॉरफेयर, न्यूक्लियर वॉरफेयर, टेररिज्म, सब का इस्तेमाल किया जाएगा, सब पहलुओं का इस्तेमाल किया जाएगा। ये किताब लिखी थी। उसके बाद 2-3 लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसरों ने, सर्विंग अफसरों ने किताबें लिखी हैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर के ऊपर, किस तरह वायरस का इस्तेमाल किया जा सकता है। पिछले कई सालों से चीन और अमेरिका मिलकर बैट कोरोना वायरस पे रिसर्च कर रहे हैं। चाइना की सबसे बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वायरोलॉजी, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वुहान में है, ठीक है साहब। वहां पे डॉक्टर शेंग ली नाम की एक उनकी साइंटिस्ट थी, जो जिनकी की मेजर जनरल का रैंक है PLA में।
वो वहां पे उन्होंने 4 पेपर छापे कि किस तरह जो बैट कोरोना वायरस है ये अभी तक इंसान जानवर से इंसान पे नहीं आई है, लेकिन अगर इसमें सार्स बीमारी का जो हुक मॉलिक्यूल है उसको स्प्लाइस करके इसमें ग्राफ्ट किया जाए तो ये सबसे भयंकर बड़ी तेज स्प्रेड वाली वायरस बन सकती है। 4 लिखित पेपर उन्होंने छपवाए 2019 में। यकायक साहब ये 4 के 4 पेपर इंटरनेट से गायब हो गए, और वो भी गायब हो गई। डॉक्टर शी जेंग ली जो कि बड़ी दुनिया में जानी मानी वायरोलॉजी की एक्सपर्ट थी, वो भी उसके बाद दिखना बंद हो गई। पहले वो नानजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन जो पाकिस्तान जो पीएलए लिबरेशन आर्मी की है वो वहां काम करती थी, फिर वो पता चला कि वो वुहान चली गई है और वो पर्सोना नॉन ग्राटा हो गई, किसी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई और वो भी बिल्कुल अंडरकवर अंडर वॉप्स हो गई, जैसे आप समझ। तो साहब अब प्रॉब्लम ये है कि इतना सारा चाइनीज स्ट्रेटेजिक लिटरेचर है जो कह रहा है, शरेआम लिखित में इन राइटिंग कह रहा है कि साहब बायोलॉजिकल वॉरफेयर करना चाहिए। ठीक है, फिर उन बायोलॉजिकल वॉरफेयर पे रिसर्च हो रही है। एक जॉइंट अमेरिकन चाइनीज ग्रुप ने मिलकर कोई 89 बैट कोरोना वायरसेस को पिछले कुछ सालों में आइडेंटिफाई किया। इनमें से 2 बैट कोरोना वायरस तो इस कोरोना वायरस में इन्वॉल्व है और उनके तो नंबर भी छप चुके हैं, और कहा जा रहा है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इसको जो है वेपनाइज किया गया है, जेनेटिकली इंजीनियर किया गया, क्योंकि ये नेचुरल से जानवर से इंसान तक अभी तक आई ही नहीं थी। ठीक है, फिर हमें दुनिया भर में कहा गया नहीं 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 साहब आप चीन को कैसे दोष मढ़ रहे हैं, ये तो नेचुरल एपिडेमिक है। बड़े सारे एक्सपर्ट्स जो कि चीन पे बड़े उदार हैं, बड़े मेहरबान हैं, उन्होंने कहा कि साहब ये नेचुरल एपिडेमिक है और कोई सवाल नहीं है कि साहब ये वहां हो। ट्रंप साहब और उनकी सरकार कह रही थी कि उनको बहुत शक है कि ये चीन से आई है। अब देखिए साहब, ट्रंप साहब ही कोरोना वायरस के पहले शिकार हुए और वो अब प्रेसिडेंट नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। ठीक है साहब, हमें कहा गया कि ये जो वुहान की वेट मार्केट है जहां वो हर किस्म के जानवर, छछूंदर से लेके चमगादड़ से लेके चूहे और बिल्ली और कुत्ते और क्या क्या नहीं वहां पे खाने को मिलते। ठीक है, पेंडोलिन शेंडोलिन हर किस्म का जो जीवित जंतु है वो वहां पे खाया जाता है। तो बोले साहब ये तो नेचुरल एपिडेमिक है जो वुहान की वेट मार्केट से स्प्रेड हुई है। ठीक है साहब, फिर पता चला कि वुहान की वेट मार्केट में चमगादड़ नहीं बिकती और ये कोरोना वायरस चमगादड़ों से आई है। दिस हैज अरिजन फ्रॉम बैट्स। और कहां की बैट्स? नानजिंग की बैट्स, नानजिंग की केव्स में जो बैट्स हैं। अब कुछ अमेरिका के माइक्रोबायोलॉजिस्ट अनुमान लगा रहे हैं कि बैट पकड़ने जो गए थे और वो जब इनको वुहान की इंस्टीट्यूट में लेके आए तो ये लोग जो हैं ये पहले चाइनीज साइंटिस्ट हैं या वर्कर हैं जो संक्रमित हुए। और एक चाइनीज लेडी डॉक्टर का ही बात की जा रही है जो कि पहली विक्टिम थी, जो कि सितंबर-अक्टूबर 2019 यानी ऑफिशियली इसका जो है अनावरण हुआ वुहान वायरस का कोई दिसंबर 2019 में। वुहान वायरस जो है नाम ही ये चाइनीज वायरस। ठीक है साहब, लेकिन इस पे साहब पूरा पर्दाफाश कर दिया गया, पूरा पर्दाफाश कर दिया गया। वुहान वायरस की वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शन हारे। उस वक्त जब उन्होंने बात की कि ये चीन से आई है तो कहा गया कि वो शायद इलेक्शन जीतने के लिए ये सब कह रहे हैं, ध्यान बटाने के लिए। लेकिन अब तो बाइडेन सरकार के भी नुमाइंदे कह रहे हैं कि कुछ दाल में काला है, कुछ दाल में काला है।
WHO की टीम पुष्पेंद्र साहब वो गई वुहान, ये चेक करने की भाई क्या इसके पीछे कारण क्या, उदय कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, इत्यादि इत्यादि। 15 दिन इस टीम को चीन ने होटल में क्वारंटाइन कर दिया कि आप वायरस लेके आए हैं और आपको हम क्वारंटाइन कर रहे हैं, 15 दिन आप रहोगे अपने कैद अपने होटल में। और जब तक वो कैद थे साहब, उन्होंने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को धो दिया, चमका दिया, सैनिटाइजर क्या क्या नहीं लगाए, सब कुछ लगा के चमका दिया, बोले साहब अब आके देख लो, अब आके देख लो। फिर साहब जब उन्होंने बोला साहब हमको दस्तावेज दिखाइए 2019 के, 18 के, 17 के, जब आप क्या काम कर रहे थे, क्या हो रहा था, कौन क्या कर रहा, कुछ नहीं दिखाने से साफ इनकार कर दिया। याद रखें साहब, ये वही चीज है जिसे फिलीपींस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गया था साउथ चाइना सी को लेकर, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने चीन के बरखिलाफ वर्डिक्ट दिया, सर्वसहमति से वर्डिक्ट दिया कि फिलीपीन ठीक कह रहा है और चीन झूठ बोल रहा है। चीन ने लात मार के उसको ठुकरा दिया कि हमको नहीं लागू, हम नहीं मानते। मतलब कोई इंटरनेशनल कानून चीन को नहीं लगता, चीन मनमानी कर सकता है। वैसे ही जो इथोपिया से जो WHO के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, जिनको बेचारे वो चीन के सहमति से, चीन के सपोर्ट से वो WHO के प्रेसिडेंट बने हैं, तेद्रोस साहब, वो नहीं लगता कि वो कुछ एक्शन चीन के बरखिलाफ कभी लेंगे। वो तो ये कहते भी सुने गए कि भाई हम मदद कर रहे हैं आपको, ये कहने के लिए कि नहीं आपने नहीं किया, नहीं आपने नहीं किया, ये बुनियाद लेके आप तहकीकात करने गए हैं, आप सरखाक तहकीकात करेंगे। अब उसी जो ग्रुप के जो और सदस्य थे अमेरिका के और देशों के, वो सब आप कुड़कुड़ कर रहे हैं साहब कि हमको तो कुछ देखने ही नहीं दिया गया, हम कहां से कह दें कि साहब ये वहां की नहीं है। आपको वहां के दस्तावेज चेक करने होंगे, रिकॉर्ड चेक करने होंगे, क्या एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, कौन कर रहे थे, कब पहला कोई बंदा संक्रमित हुआ। चीन ने सफेद झूठ बोला। आप जानते हैं चीन ने 2 डॉक्टर जिन्होंने विसल ब्लो करी उनको खत्म कर दिया था, वो कोरोना से संक्रमित कर दिए गए और जान से मार डाले गए, कहां गए कहां नहीं गए वो गायब। कितनी चीन में कैजुअलिटी हुई कोरोना से, वो कहा साहब वो चंद 1000 हुए हैं, और बाद में खुद ही धीरे धीरे बोल रहे नहीं साहब ज्यादा हुए। अच्छा साहब, एक हैरानी की बात यह है, ये चीज संक्रमण शुरू हुआ वुहान में, ये तो दुनिया मानती है ना साहब, चीन भी मानता है कि ये वुहान से शुरू हुआ, ये वुहान वायरस है, ये चाइनीज वायरस। आप मुझे बताइए, वुहान से 1000 किलोमीटर दूर है बीजिंग और 800 किलोमीटर दूर है शंघाई। ये वहां ये बीमारी क्यों नहीं फैली? वहां ये बीमारी क्यों नहीं फैली, कैसे नहीं फैली? ठीक है, वो कहते साहब हमने बड़ा तगड़ा लॉकडाउन किया। अरे लॉकडाउन तो पूरी दुनिया ने किया था, लेकिन चीन ने तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स रोकने से मना कर दिया। वो फरवरी मार्च 2020 में जाके कहीं पे इस पे नियंत्रण लगना शुरू हुआ और रोक लगनी शुरू हुई, और धड़ाधड़ वुहान से 25 फ्लाइट्स प्रतिदिन जाती हैं न्यूयॉर्क को, इटली को, यूरोप को, 25 और उससे ज्यादा। उन्होंने होने दिया संक्रमण। तो पुष्पेंद्र जी देखिए, मैंने इस पे एक किताब लिखी, किताब का नाम है थंडर ड्रैगन, द कोविड स्ट्राइक। ये एक जो है वॉर गेमिंग की प्रक्रिया इसको कहते हैं, कि अगर कोई सिनेरियो जनरेशन एक्सरसाइज हम करते हैं कि भाई अगर ये हुआ तो कैसे हो सकता था, हम काफी अध्ययन करके, स्टडी करके, बैकग्राउंड, चीन की फौज का लिटरेचर क्या हुआ, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं, साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, ये सारा अध्ययन करके हमने एक हाइपोथेटिकल वॉर गेम सिनेरियो बनाया है कि अगर ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर का एक धमाका था तो चीन ने कैसे किया होगा, उसकी औपचारिक विधि क्या रही होगी। इसको लेकर हमने एक फिक्शन की किताब बनाई।
क्योंकि जब तक हमारे हाथ में पूरा ठोस प्रूफ नहीं आता तो हमने इसको एक फिक्शन के सिनेरियो के माध्यम से बनाया है। और ये जुलाई अगस्त तक ये किताब हम मार्केट में डाल देंगे और हमको तब तक यकीन है कि कुछ ना कुछ जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज भी अमेरिका की और देशों की इस पे काम कर रही है। काफी कुछ निकल आए, काफी कुछ निकल आए। देखिए, जो पिछले साल कोरोना वायरस की स्ट्रेन भारत में आई थी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ कोरोना वायरस और इस तरह की जो लीथल वायरस है उनको किसी खास प्रजाति के लिए टेलर किया जा सकता है कि ये साहब इजराइल के लोगों को नहीं जाएगी, केवल अरब लोगों को जाएगी, उनको संक्रमित करेगी। ये साहब केवल अमेरिका के लोगों को संक्रमित करेगी या यूरोप के लोगों को करेगी, चीन के लोगों को नहीं करेगी, या वाइसा वर्सा। बायोलॉजिकल वॉरफेयर में ऐसा किया जा सकता है। ये टेक्निक्स हैं इसकी, आपके जो इम्यून सिस्टम को स्टडी करके उसकी क्या मेकअप है स्टडी करके वो लोग ये चीजें कर सकते हैं। तो जो वायरल स्ट्रेन जो यूनाइटेड स्टेट्स में गया था, जो कि आपका यूरोप में गया था, वो बहुत लीथल और घातक। जो स्ट्रेन भारतवर्ष में आया वो इतना घातक नहीं था। पिछले साल संक्रमण काफी हुआ लेकिन मौतें भारत में रिलेटिवली और जगहों से काफी कम हुई। ब्राजील का बहुत घातक था, हमारे में इटली का सबसे घातक, यूनाइटेड स्टेट्स में घातक था। एक टाइम ऐसा था कि यूनाइटेड स्टेट्स में वही हाल था जो आज भारतवर्ष का है, वही हाल था। लोग बड़ा लुत्फ लेके हमको चुस्कियां लेके सुना रहे हैं कि हाँ 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 आपकी तो लाशें जल रही हैं, ये हो रहा है। राणा अयूब वहां से घड़ियाली आंसू बहा रही हैं अमेरिका से और पूरा बदनाम करने की हर कोशिश कर रही है। यही हाल यूनाइटेड स्टेट्स का था, लोगों को गाड़ने के लिए शमशान घाट नहीं मिल रहे। ठीक है साहब, अब भारत में इन्होंने जो पहली वायरस का स्ट्रेन खत्म हो गया तकरीबन इस साल जनवरी तक। हम भी निश्चिंत हो गए और बिल्कुल ह्यूब्रिस हम में आई कि साहब हमने कोरोना को मात दे दी है, हरा दिया है। ये स्वाभाविक है, खुश होना, हर्षित होना। लेकिन उसके चलते हमको बड़ा झटका लगा जैसे ही हमने ये अनाउंस किया और हमारे ऑफिशियल तौर पे अनाउंस किया गया मार्च में कि साहब कोरोना खत्म, और फिर हमारी इलेक्शन हुई, ये हुआ वो हुआ और एकदम से संक्रमण का दौर फिर से। और इस बार जो म्यूटेटेड स्ट्रेन कहते हैं, इंडिया की म्यूटेशन जो हुई, डबल म्यूटेशन हुई। अब लेबोरेटरी में हुई है या नेचुरल हुई है ये तो भगवान ही जानता है साहब, भगवान ही जाने। बट इंडिया पे अब लोग मरने शुरू हुए हैं जैसे पहले वेव में नहीं हुए थे। पुष्पेंद्र जी, पहले वेव में नहीं हुए थे। इसलिए मेरा बड़ा ही एक विनम्र सवाल था फेसबुक के ऊपर कि साहब क्या वजह है कि जो सारी म्यूटेशन हो रही हैं कोविड की, वो सिवाय चीन के सब जगह हो रही, सिवाय चीन के सब जगह हो रही। फेसबुक ने साहब मेरे को 24 घंटे के लिए बैन कर दिया फेसबुक से, क्या आप कोई पोस्ट नहीं करेंगे, आप कैसे चीन पे इल्जाम लगा सकते। अरे साहब, मैं कह रहा हूं कि यहां दाल में कुछ काला है। किसी भी नॉर्मल दिमाग वाले व्यक्ति को, किसी भी नॉर्मल दिमाग वाले व्यक्ति को ये साफ विदित हो सकता है कि समथिंग इज नॉट क्वाइट राइट। और ये क्या है, इसके लिए तहकीकात करना बहुत जरूरी है वैश्विक स्तर पे। और ये तो जाहिर हो गया है कि साहब WHO इसको चीन तो बिल्कुल हाथ नहीं लगने। ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, CIA इत्यादि, यूनाइटेड स्टेट्स की, ग्रेट ब्रिटेन की, MI5 वगैरह, अब इनको ये काम करना है। इनके पास ये कैपेबिलिटी है कि ये इसको ढूंढ निकाले, पता लगा ले। हालांकि चीन बड़ा टाइटली क्लोज्ड है। जो कोई चीन में बोला है डॉक्टर, उस बेचारे को कोरोना हो गया। जिसने बात करी कि साहब ये है विसल ब्लोअर, जिसने भी बना उसको कोरोना हो गया था और खत्म हो गया, वो आवाज ही दबा दी गई। चीन का तो आप जानते हैं। तो सवाल आता है कि चीन ने ये क्यों किया, क्यों किया। देखिए साहब, पिछले साल चीन बड़ा घबराहट में था।
डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बड़ा दबा के उस पर जोर डाल रही थी, हांगकांग को लेकर, शिनजियांग को लेकर, तिब्बत को लेकर, ट्रेड को लेकर चीन के ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा। चीन को लग रहा था कि उसे घेरा जा रहा, कि भाई इंडिया, जापान, भारतवर्ष, ऑस्ट्रेलिया मिलके क्वाड बना रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उसको घेरने की कोशिश की जा रही है। तो शायद हड़बड़ा कर उसने ये चीज की है। और फिर उसने पहले तो जैसे कि पर्ल हार्बर किया था जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उन्होंने कोरोना का पर्ल हार्बर जैसे किया, ये जो कि दिसंबर में बम फटा। बम काफी पहले फट चुका था, लेकिन दिसंबर में दुनिया को इसके बारे में धीरे 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 ये ज्ञात हुआ कि बड़ा महामारी हो गई है। और तब चीन ने कोरोना की आड़ लेकर आक्रामक सैनिक तेवर दिखाने शुरू किए पूरी दुनिया के बरखिलाफ, अमेरिका के बरखिलाफ, ताइवान के इलाके में, साउथ चाइना सी के इलाके में, फिलीपीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, ये सारे तमाम छोटे देश, थाईलैंड वगैरह, इनके ऊपर दादागिरी करनी शुरू की, जापान को आंखें दिखानी शुरू की, और फिर भारतवर्ष के ऊपर चढ़ बैठा लद्दाख में, क्योंकि भारतवर्ष भी संक्रमित है। उसको ये नहीं उस वक्त पता था कि जो वायरस का स्ट्रेन यहाँ वो भेजे हैं, चाहे किस जमात के या उस जमात के जरिए, ठीक है साहब, वो जो है इतना घातक नहीं है। भारत ने उस पर काबू पा लिया और हमारी फौज बिल्कुल उससे अपने आप को बचाव कर सकी, और उसने हैरान कर दिया चीन को, उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। जब गलवान घाटी में हाथापाई हुई तो चीन को लेने देने पड़ गए। अगर हमारे 20 शहीद हुए तो उनके 45 हुए साहब, कोई 60 और 100 के ऊपर के भी आंकड़े बता रहे हैं, वो भी चीन ने पूरे छुपा दिए। झूठ बोलना तो कोई इनसे सीखे, फरेब, झूठ, सफेद झूठ, हुआ ही नहीं साहब, कोई मरा ही नहीं साहब, धीरे धीरे 2 मरे साहब, 3 घायल हुए। ये तो इनका अब रवैया बन गया। बख्शी साहब आपने बहुत विस्तार से और बहुत ही, मैं समझता हूं कि एक कॉमन भाषा में आम आदमी को समझ में आने वाली बात बताई। लेकिन एक और सवाल है, बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि क्या जो कामयाबी इनको यूनाइटेड स्टेट में ट्रंप, जो कि एक पूरी दुनिया का एक ऑर्डर बदलने जा रहा था, करीब करीब मैं समझता हूं कि हेजेमनी ऑफ चाइना की थी, उसको ब्रेक कर रहा था, जिस भी तरीके से वो वहां उनको इलेक्शन हराने में कामयाब हुए, भारत उनके निशाने पे क्यों है? क्या 2014 के बाद से भारत एक मजबूत ताकत की तरफ बढ़ रहा है? क्या सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि दुनिया में 3 बड़ी लॉबी हैं, एक ऑयल लॉबी है, एक फार्मा लॉबी है और एक वेपन की लॉबी है, और तीनों के अंदर भारत धीरे धीरे ये कोशिश कर रहा है कि वो आत्मनिर्भर बने। तो क्या अपनी इकोनॉमिक हेजेमनी के लिए, और दूसरी वजह एक और सब लोग पूछ रहे हैं कि जब चाइना इतना वेपनाइज्ड है, इतने सारे उसके हथियार हैं, तो क्या चाइना की जो वन चाइल्ड पॉलिसी है, जिसके चलते वो एक तरीके से फौजी युद्ध नहीं करना चाहता, उससे बचना चाहता है, उससे विरोध होगा, इसलिए उसने ये वायरस। और दूसरा बड़ा सवाल ये कि आपने अपनी बातचीत में ये कहा कि 10 साल पहले उनकी किताबों में से ये साफ जाहिर था कि वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर की तैयारी कर रहे हैं और इस वायरस को एक वेपन की तरह। तो क्या भारत, क्या दुनिया ने उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया, और आज पूरी दुनिया एक तरीके से चाइना के सामने बहुत कमजोर, लाचार नजर आती है? और इन स्थितियों में भारत में क्या करना चाहिए? क्योंकि भारत में तो बहुत सारे करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस सरकार और इस राष्ट्रवाद की जो एक नई लहर है उसके खिलाफ हैं। तो क्या यहां भी सत्ता का बदलाव के लिए, यहां भी मोदी को या मोदी की सोच के लोगों को दबाव बनाने के लिए, मोदी को हराने के लिए, मोदी को कमजोर करने के लिए लगातार ये कोशिश हो रही है? इस पे आपका क्या कहना है? बहुत बहुत ही पर्टिनेंट और पॉइंटेड सवाल आपने किए हैं। देखिए, मैं बता दूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप था, जो भी लोग उसके बारे में बहुत सारे उनको सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे उनके बिल्कुल ही विरोध कर रहे थे अमेरिका में, जितनी कटुता से जो इलेक्शन लड़ी गई है यूनाइटेड स्टेट्स में, शायद ही पहले किसी प्रजातंत्र में इस प्रकार का विरोधाभास, इस तरह का वैमनस्य देखा गया। और डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही
सैंग्विन थे कि वो इलेक्शन जीत रहे हैं, कि मैंने इकोनॉमी टर्न अराउंड कर दी है, मैंने चीन को हिला दिया है, और फिर एकदम से ये कोरोना आया। और शायद उनकी हार का सबसे बड़ा वजह उनकी कोरोना की मिसहैंडलिंग की। वो बिल्कुल इसको मान ही नहीं रहे थे कि ये है भी कोई चीज। मास्क पहनने से वो खुद मना कर रहे थे, और इसमें जो नुकसान हुआ, जो लोग मरे, उससे आक्रोश पैदा हुआ, और आज डोनाल्ड ट्रंप साहब इतिहास बन के रह गए। तो क्या यही मॉडल भारतवर्ष में चलाया जा रहा है? डेजावू इसको कहा जाता है। क्या यही मॉडल की रिपीट हम भारतवर्ष में देख रहे हैं? क्योंकि अगर चीन की टक्कर का कोई दूसरा देश एशिया में है, दुनिया में है, वो है भारतवर्ष, जो कि एक इमर्जिंग सुपर पावर के रूप में आ रहा है, जिसकी $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे जा रहा था। हथियारों में आत्मनिर्भरता बहुत तेजी से आ रही है। अपना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया है, जो वाकई में कमाल का जहाज है। चीन के JF-17 से कहीं ज्यादा आला दर्जे का जहाज है। हम अपने रडार बना रहे हैं। हमने अपनी 155 मिलीमीटर गन बनाई, जो कि अमेरिका की 155 मिलीमीटर तोप से ज्यादा अच्छी है। हमारी एटैक्स गन, जो कल्याणी फोर्ज हमारी प्राइवेट कंपनी और टाटा ने मिलके और महिंद्रा ने मिलके बना दी। और भी कई हथियार हम बना रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। फार्मा की तो साहब आप एक सुपर पावर है। फार्मा में आपके जो वैक्सीन हैं, इंडिया इज अ वैक्सीन सुपर पावर। जब हमें लगा कि हमने अपने कोरोना पे काबू पा लिया है, तो हमने पूरी दुनिया भर को साहब हमने फ्री में वैक्सीन। क्या इससे चिढ़कर, क्या इससे फड़फड़ाकर चीन ने ये पलटवार किया है? अच्छा, अब रहा सवाल, पलटवार करने के तरीके बहुत होते हैं साहब। यू नो द काइंड ऑफ पीपल यू आर, जिस तरह आप लड़ाई करते हैं वो दर्शाता है कि आप हैं किस किस्म के लोग। पाकिस्तान हमसे सीधा युद्ध नहीं कर सकता। जब भी किया पिट गया। 65 में पिटा, 71 में तो 2 टुकड़े हो गए, 99 वो कारगिल युद्ध में फिर हारा। तो वो समझ गया कि साहब भारतवर्ष से सीधा नहीं लड़ा जा सकता। इनसे लड़ने का तरीका है सलवार कमीज डालो, प्राइवेट सिविल ड्रेस डालो, टेररिज्म का। ये दिखाता है कि किस किस्म के लोग हैं पाकिस्तान। अब चीन का सुन लीजिए साहब, इनकी ये वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी इन्होंने खुद अपने लोगों पे थोपी। प्रिंसलिंग। अब भाई अगर मेरा एकमात्र बच्चा हो तो सारा लाड प्यार माँ बाप का उस पे जाता है। ऐसे बच्चे को प्रिंसलिंग कहते हैं। चीन में खुद कि वो क्या बोले कि राजकुमार, ये तो राजकुमार है प्रिंसलिंग कहा जाता है। प्रिंसलिंग लड़ाई में नहीं जाते साहब, वो लड़ते नहीं। ठीक है साहब, चीन से रिपोर्टें आ रही हैं कि जब ये प्रिंसलिंग को, और चीन को कोई, जैसे हमारी जो सेना है वो वॉलंटियर है, ऑल वॉलंटियर है, किसी को जबरदस्ती नहीं फौज में डाला। खुद लोग लाइन लगा के आते हैं और बेचारे सिलेक्ट नहीं होते। वॉलंटियर्स को हम लेते हैं और आजीवन के लिए लेते हैं कि वो 17, 18, 20, 35 साल फौज में लगा के जाएगा। मैं 37 साल फौज में लगा के रिटायर एज एन ऑफिसर। चीन के 4 साल के लिए जो है ये लोग कॉन्स्क्रिप्ट किए जाते हैं, जबरदस्ती बाई ऑर्डर चीन की फौज में घुसेड़े जाते हैं। ठीक है, और इनका मेन मकसद रहता है कि साहब 4 साल किसी तरह खलासी करें और वापस वो बोले घर के बुद्धू घर को आए। ठीक है साहब, ये इनका रवैया है। रिपोर्ट्स आई हैं कि जब बहुत सख्त ट्रेनिंग कराई जाती है इनको चीन की फौज में, तो अपने मुंह में लाल शाही जगा के बोलते साहब देखो हम तो खून डूब रहे, हमको अस्पताल भेज। जब इनको तिब्बत जैसे ऊंचे पठार क्षेत्र में भेजा जाता है, कहते साहब पहले हमको एयर कंडीशन टेंट दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। ऑक्सीजनेटेड टेंट दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है साहब। और पिछले साल जब लद्दाख में बड़ी भारी झड़प हुई थी, और ये झड़प हुई थी और काफी टकराव की स्थिति आई थी, तो ताइवान ने एक वीडियो रिलीज किया था। चीन की फौज के कुछ नए रिक्रूट बस में जा रहे हैं और वो दहाड़े मार मार के पुष्पेंद्र जी रो रहे हैं।
तो बोले क्या हुआ साहब? बोले साहब इनको बोला है कि ये इंडिया के फ्रंट पे जाए। और ये वीडियो जितना वायरल हुआ पूरी दुनिया में, हम तो साहब देख के हैरान रह गए, अरे कोई लड़ने वाली फौज है, इससे तो हम सकपका जाएं लड़ाई के मैदान में इन पे गोली चलाते। ये बंदे हैं या ये औरतें हैं, ये क्या है जी? तो देखिए साहब, बात ये है कि दाल में कुछ काला है पुष्पेंद्र जी, दाल में कुछ काला है। अगर आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखें तो बहुत सारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि ये चीन का बायोलॉजिकल वॉर। कौन से देश टारगेट हो? जो उससे वैर करते हैं, जिनका वैमनस्य है, मनमुटाव है, जिनकी टक्कर है। यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, अमेरिका, सबसे ज्यादा डेथ अमेरिका में हो रही थी, ब्राजील में हो रही थी, और क्या कहते हैं, यूरोप, जो कि टक्कर के देश। अब चीन ने देखा कि हम इनसे साहब खुले लड़े तो पिट जाएंगे, अमेरिका से खुले लड़ना पड़े तो साहब लेने के देने पड़ जाएंगे, अभी वो ताकत है नहीं, ठीक है। तो ये साहब चीन का लड़ने का तरीका है, बीमार कर देंगे तो साहब। इनके चलते कोई 2 करोड़ से ज्यादा, 3 करोड़ के करीब तो साहब दुनिया में लोग बेचारे मारे, और करोड़ों बेचारे जिनको है वो संक्रमण, और तेजी से ये आंकड़ा रोज मीटर बढ़ता जा रहा। साहब हु इज रिस्पॉन्सिबल? पुष्पेंद्र जी, आप और मैं थोड़े से पब्लिक में जाते हैं, लोग कुछ विश्वास करते हैं, रोज मेरे को कितने सैकड़ों फोन आते हैं, बख्शी जी हमारी मदद करें, बख्शी जी हमें एक बेड इमरजेंसी का दिलवाइए, हमको ऑक्सीजन दिलवा दीजिए, हम हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं। अब साहब सरकार तो मैं हूं नहीं, कोई ओहदा पद है नहीं, सिवाय मेरे दिल पे एक जोर से जो है मरोड़ पड़ता। कोशिश करता हूं कहीं डॉक्टर से बात करूं, कहीं इससे करूं, कहीं उससे करूं, मर रहे हैं हमारे लोग। क्या तो बख्शी भारतीय साहब जाने इतनी सस्ती? बख्शी साहब, क्या इतनी सस्ती? ये मैं पूछ। आई नो आप सही कह रहे हैं, लेकिन बख्शी साहब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं और उस माध्यम से आपने जितनी बातें कही हैं उनमें तथ्य हैं, उसमें फैक्ट्स हैं, उसमें फिगर्स हैं, उसमें रेफरेंसेस हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि सरकार इस वक्त पूरी तरीके से इस कब काम में लगी हुई है, यहां जा और ऑक्सीजन आ रही है, बाहर से आ रही है दवा, ये सब तो हो रहा है, लेकिन भारत के अंदर भी मैं एक बड़ी लॉबी को ये देख रहा हूं कि वो पूरी तरीके से पूरे टेलीविजन को कैप्चर कर रखा है, उन्होंने पूरे मीडिया को कैप्चर कर रखा है। एक ऐसी सिचुएशन बनाई जा रही है कि भारत के अंदर हाहाकार मच गया है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, सब कुछ फेल हो गया है, हमारे यहाँ पूरे के पूरे हॉस्पिटल भरे हुए हैं। हमारे यहाँ भी क्या फुट सोल्जर हैं चाइनीज के, जो इन हालातों को जिस तरीके से र्यूमर फैला फैला करके, जिस तरीके से सरकार को कटघरे में अननेसेसरी खड़ा करके, क्या किसी देश के अंदर जहां 150 करोड़ लोग रहते हो, 10 से 15 करोड़ लोग जो हैं इलीगल रहते हो, माइग्रेंट रहते हो, जिनका कोई लेना देना नहीं है, आप सोचिए कि आज स्थिति यह है कि लोग आपसे ये उम्मीद करते हैं, आरएसएन सिंह से ये उम्मीद करते हैं, विक्रम सिंह से ये उम्मीद करते हैं कि आप तमाम सारे लोगों की बात सुनी जाती है। क्या सरकार को ऐसे में क्या स्टेप लेने चाहिए ताकि ये देश एक तरीके से बिखराव की तरफ, इस देश की सरकार से लोगों का विश्वास खत्म हो जाए, एक अनार्की पैदा हो जाए, राजनीतिक लोग अपना एजेंडा लगा रहे हैं, वामपंथी और तमाम जो माओवादी ताकतें हैं, वो जो जिहादी ताकतें हैं, वो अभी भी मैं कमेंट देख रहा हूं, तमाम जो लोग जिहादी हैं वो इसमें कमेंट इस किस्म के कर रहे हैं कि तुम्हें अल्लाह की वजह से तुम्हें मारा जाएगा और तुम सही मौत मर रहे हो, कोई रोहित सरदाना की मौत को खुशी मना रहा है। यह मानसिकता भारत के लोगों की है। ऐसे में भारत के आम लोगों को क्या करना चाहिए? सरकार को हमें नहीं बताना, सरकार के पास तो 50 सोर्सेज हैं। एक आम भारतीय को इस क्राइसिस में क्या करना चाहिए कि वो खुद भी बचे, दूसरे को भी बचाए, और जो अनार्की फैलाने की कोशिश है उससे कैसे लड़ा जाए? सबसे बड़ा सवाल यह है। बहुत बहुत ही जायज सवाल है पुष्पेंद्र जी। आप जानते हैं पुष्पेंद्र जी और मैं गवाह हैं, हम गवाह हैं इतिहास के। जब इस देश पे हमला हुआ है, जब इस देश पे चोट पहुंची है, वार किया गया है, एक जयचंद ब्रिगेड यहां पे खड़ी हुई। जब अलेक्जेंडर का हमला हुआ
और पोरस उससे लड़ रहा था तो एक आमिराज पैदा हो गए जो फलों के टोकरे लेकर सिकंदर के खेमे में पहुंच गए। जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से लड़ रहा था तो उसके ही रिश्तेदार जयचंद पहुंच गए थे, और उनका तो नाम जैसे जयचंद का नाम ही लेना गद्दारी का दूसरा नाम, मीर जाफर तीसरा नाम है। नामों की कोई कमी है पुष्पेंद्र जी? और आप ही जानते हैं कि यहाँ ऐसे बिके हुए तबके हैं, और वो आपकी यूनिवर्सिटी में जैसे कि वो बोलते ना शोभामान है, शोभायमान है। आपकी जेएनयू में, हार्ट ऑफ दिल्ली में, लुटियन दिल्ली में, आपकी जादवपुर यूनिवर्सिटी में, आपकी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में तबके हैं पूरे, माओवादी तत्व हैं, जिहादी तत्व हैं, पाकिस्तान के चमचे और चीन के चमचे, और ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने तो पैसे खाए हुए हैं, शरेआम एग्रीमेंट किए हुए हैं, और उनकी भाषा और चीन की भाषा तो एकदम मिलती है। देखिए कुछ समय पहले हमारी सरकार, बहुत हम लोग हर्षित थे कि साहब हमने कोरोना की कमर तोड़ दी। उसके बाद ये वार होना, जरा ध्यान दीजिए, भारत की सरकार ने उदारता दिखाई और दुनिया भर में वैक्सीन बांटे फ्री। और जैसे कि बोलते ना कि ये नजर नहीं लगी है साहब, ये बुरी नजर लगी है, और उसके साथ बुरे काम हुए, तब जाके भारत का ये आज हाल है। और वो कहते हैं कि वो इट कम्स द फर्स्ट टाइम, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट टाइम एज ट्रेजेडी, सेकंड टाइम एज फार्स। एक तो साहब हम देख चुके हैं अमेरिका में क्या हुआ। डोनाल्ड ट्रंप जो बिल्कुल निश्चिंत बैठे थे कि वो जीत चुके हैं, सबने देखा है कि वो हारे। ठीक है साहब, ये तो फैक्ट ऑफ लाइफ है, हम डिनाई नहीं कर सकते। और उनकी हार का जो कुछ भी कहा जाए, एक बड़ी वजह है हिज हैंडलिंग ऑफ कोरोना, हिज हैंडलिंग ऑफ कोरोना। अब साहब क्या आपको ये डू यू सी द सिमिलैरिटी? मतलब ओनली एन इडियट कैन नॉट सी द सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटीज है। अब इसकी वजूहात क्या है, इसके गहरे में झांकने की जरूरत है। इसके वजूहात क्या है, इसको झांकने की जरूरत है साहब, बहुत सख्त जरूरत है। और साहब ना सिर्फ हमारे लोग मरे हैं, अमेरिका वालों तुम्हारे ही मरे, यूके वालों, यूरोप वालों, फ्रांस वालों आपके नहीं मरे, ब्राजील वालों, दुनिया भर में साहब इतनी लाशें गिरी हैं। 3 करोड़ के तो ऊपर लोग मर चुके हैं साहब, 3 करोड़ के ऊपर मारे जा चुके। कब तक ये कीमत देगी साहब दुनिया? आज साहब मेरा ये केवल मुद्दा यही था कि अगर आप जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखें, अगर आप जो है वो पीसेस को जोड़े जिगसॉ पजल के, तो साहब एक बहुत भारी साजिश अब दुनिया में दिखाई दे रही है। दुनिया को फैसला करना है कि आप अपने लोगों को बलि का बकरा कब तक बनाएंगे, हाथ पे हाथ धर के, मूक होके, गूंगे बन के, बहरे बन। विल वी अलाउ चाइना टू गेट अवे विद इट स्कॉट फ्री, हंसते खेलते? वो तो हमारी मदद करने के लिए बोल रहे थे ना, और जो भी सामान वहां से आ रहा है उसको तो खास चेक किया जा रहा है कि कितने उसमें क्या कीटाणु लगे। और हमने ये भी हाथ जोड़ के बोल दिया भैया हमको माफ कर दीजिए, हम खुद झेल लें। देखिए साहब इस वक्त पुष्पेंद्र जी आग लगी, इस वक्त पुष्पेंद्र जी आग लगी। नॉर्मली अमूमन जब आग लगी होती है तो उस वक्त एनालिसिस नहीं किया जाता किसने लगाई, कब लगाई, कहां से स्पार्क लग गया, कहां से साहब फ्यूज उड़ा, कहां से वायरिंग कमजोर थी। पहला काम होता है आग बुझाया जाए। इस वक्त सरकार लगी है, भारतवर्ष की जनता लगी है, सब लोग लगे हैं कि हम इस पे काबू पाएं। और मेरे सुझाव ये हैं कि साहब पहले तो हम जो है अपने वैक्सीन स्ट्रेटजी को बिल्कुल दुरुस्त करना, 100% हमको वैक्सीनेट करना और जल्द से जल्द करना होगा। कैसे किया जा सकता है? हमारे पास बहुत आला दिमाग है, हमारी सरकार में, हमारे प्राइवेट सेक्टर में
वो इस तरफ सब काम कर रहे हैं। इजराइल ने अपने आप को तकरीबन वो है 80% के ऊपर उन्होंने वैक्सीनेट कर लिया है और हर्ड इम्यूनिटी आ गई है, वो अपने मास्क उतार के फेंक रहे हैं। हमको भी इजराइल के रास्ते उनके नक्शे कदम जाना है। इजराइल की आबादी बहुत छोटी है, हमारी 100 गुना से ज्यादा। तो वैक्सीनेशन पॉलिसी को फटाफट, हमको जहां से भी वैक्सीन अब मिलता है, अब 1 मई से रूस हमको अपना स्पुतनिक वैक्सीन देगा, एक ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड। जब भी हमको मुसीबत पड़ी है इसने साथ दिया है, ये कहना पड़े। और अब तो अमेरिका भी देख गया है, समझ गया है, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी। तो वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सीजन हमारे ईस्ट में है, चाहिए दिल्ली में। अरे साहब, पिछले साल दिसंबर में केंद्र सरकार ने दिल्ली की सरकार को 200 करोड़ रुपए दिए थे कि 8 अस्पतालों में साहब आप ऑक्सीजन प्लांट लगाइए, अस्पताल के अंदर लगाइए। अभी तक साहब 1 लगा है। ठीक है साहब, अब जो हो गया सो हो गया, अब उसमें तू मैं नहीं की जा सकती। आप जल्द से जल्द, अब हमारी डीआरडीओ लग के कूद के वो हमारे कोई 500 से ज्यादा वो ऑक्सीजन प्लांट्स लगाएगी, ताकि ये लाने ले जाने क्रायोजेनिक इंजन का ये जो सारा लफड़ा है ये खत्म हो जाए। हमारी एयरफोर्स कूद पड़ी है साहब, सिंगापुर से जाके, दूसरे देशों से जाके वो ऑक्सीजन के जो है ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स, क्रायोजेनिक ट्रक्स वो ला रही है, सिलेंडर्स ला रही है, वो कंप्रेसर चेंबर्स ला रही है। और हमारी जो आर्मी है वो बड़े बड़े कोविड हॉस्पिटल बना रही है। आईटीबीपी और राधा स्वामी सत्संग वाले मिलके आपके छतरपुर में बना रहे हैं, बड़ी भारी फैसिलिटी। पहले भी बनाई थी, फिर उसको हमने हटा लिया कि कोरोना की लड़ाई खत्म, अब जरूरत नहीं, डिसबैंड कर दिया। अब वो फिर से कर रहे हैं। यकीन मानिए हम इस पे काबू पा लेंगे, यकीन मानिए हम इस पे काबू पा लेंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है पुष्पेंद्र जी, और मैं प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप भी अपनी बलिष्ठ आवाज उठाएं। हम पहले कोरोना स्ट्रेन पे काबू पा लिए, हम दूसरे कोरोना स्ट्रेन पे भी काबू पा लेंगे, मैं डंके की चोट पे आज कह रहा हूं। लेकिन कल तीसरा कोरोना स्ट्रेन आएगा, चौथा, पांचवा, 6वां, 10वां, 110वां, ये कोई मजाक है क्या? कब तक हम रक्षात्मक लड़ाई लड़ेंगे? ये मेरा सवाल। इससे हट के एक छोटा सा सवाल है, जो जब आपको मैंने अनाउंस किया कि मैं जीडी बख्शी साहब से बात करूंगा, कुछ लोगों ने कहा कि इस पे जरूर उनसे टिप्पणी लीजिएगा। क्या इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन हालातों को, जो काम नॉर्मल तरीके से भी हो सकता था, उनको इस तरीके से एक भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं? वो व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं। और लोगों ने कहा कि जनरल जीडी बख्शी साहब से पूछिएगा, सब जब वो कोरोना की पूरी बात कह चुके, कि जिस तरीके से हमने देखा कि वेस्ट त्रिपुरा के अंदर एक शादी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वहां पंडित को जो पूजा करा रहा था उसको मारा, दूल्हा दुल्हन को मारा। उस पूरे त्रिपुरा में इतना गुस्सा है कि उसकी वजह से पूरे देश के अंदर उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार यादव के खिलाफ गुस्सा है। क्या ये लोग भी इस देश में ऐसे हालात में अनार्की पैदा करना चाहते हैं, लोगों में रोष पैदा करना चाहते हैं, लोगों को भड़काने की कार्रवाई करना चाहते हैं? कौन लोग हैं? इस घटना पे आपका क्या कहना है? लोगों ने कहा कि बख्शी साहब देखिए साहब, मैं एक चीज कहूं, इसकी असली वजह वो है जो मैंने आपको बताई, षड्यंत्र वो है जो मैं आपको संकेत दे रहा हूं। ठीक है साहब, अब एक रक्षात्मक तरीका, ये बहुत गलत तरीका है। ये सारी गलती लोगों की। ये लोग गधे हैं, ये लोग मास्क नहीं लगाते, ये लोग ये नहीं करते, ये लोग मंदिर जाना बंद नहीं करते, ये लोग बाजार जाना बंद नहीं करते, ये लोग शादी मनाना बंद नहीं करते। ठीक है साहब, वो सब कर रहे हैं साहब, लेकिन सारा दोष जनता के सर मर देना कि साहब हमारा कोई दोष नहीं, दोष जो है राज्य सरकारों का, केंद्र, किसी का और का दोष नहीं, सारा दोष लोगों का। ये लोग हैं गधे, ये लोग हैं बिल्कुल ही उज्जड़ लोग हैं, ये खुद मरना चाहते हैं। साहब ये भी गलत है, आप प्लीज
वो और वही इस तरह मैंने की कहा। ऊल जलूल और कई लोग पगला जाना और आप फिर डंडे चलाना शुरू करो। देखिए साहब, पिछले साल क्या आपको अच्छा लगा था जब भारतीयों की आपने दुनिया के सामने तमाशा खड़ा कर दिया कि माइग्रेंट लेबर जा रहे हैं, आप उनको, पुलिस लाठी मार रही है, पीट रही है। थोड़ा सा कंट्रोल में रहना चाहिए, संयम के साथ हमको ट्रीट करना चाहिए, दिमाग ठंडा रखना चाहिए। वो डू गुडर जरूरत से ज्यादा भी नहीं किया जा सकता कि किसी की, ठीक है आप शादी में जाके रूल एनफोर्स करिए, एक्स्ट्रा गेस्ट को भगा दीजिए, लेकिन दूल्हे को मारिए, दुल्हन को पीटिए, पंडित को आप ये करें तो वो आप मेरे ख्याल हद से ज्यादती कर रहे हैं। आप नाजायज फायदा उठा रहे हैं एक ऐसी हालात का जिसमें कि आप लोगों को जैसे कि ना चींटी जैसा ट्रीट कर, तो फिर तो आक्रोश फैलेगा ही। फिर ये देखना है कि आप एजेंट प्रोवोकेटिव तो नहीं, हम क्या जानबूझ के तो नहीं आग में घी छिड़क रहे, ये भी उस वक्त देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत बख्शी सारे साहब लोग जब आप, आग जलती है घी नहीं जी छिड़कते, पेट्रोल जी, फेंकते हैं, पेट्रोल फेंकते हैं, पेट्रोल। बस पेट्रोल। बख्शी साहब आप आए, और क्योंकि आपको की बात को लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं और आप तथ्यों के साथ बात कहते हैं, और पहले ऐसे जर्नल हैं जो हाथ से गोली चलाते हैं और मुंह से जब बोलते हैं तो भी लोगों को लगता है कि ये AK-47 चल रही है, और आप लिखते भी हैं और लिख के भी लोगों को बताते हैं। तो कोई आपने आयाम जीवन का नहीं छोड़ा है, लिखना, बोलना और हाथ से गोली चलाना, तीनों काम आप करते हैं। ये तीनों चीजों का फन आप ही के पास है। आप आए और आपने जिस तरीके से लोगों के सामने बात रखी, आपने सरकारों को दोष नहीं दिया, आपने किसी को जिम्मेदारी, हम क्या कर सकते हैं ये देश को बताया। मैं समझता हूं कि इस बायोलॉजिकल युद्ध की जिसकी बात की है, जिसकी तरफ इशारा किया है, भारत सरकार को भी आपने चेताया है कि इसका तीसरा भी आ सकता है, चौथा भी आ सकता है, उसकी तैयारी हमें करनी चाहिए और हमें सोना नहीं चाहिए। और देश की जनता से भी कहा है कि धैर्य बनाएं, संयम बनाएं और थोड़ा सहनशीलता के साथ काम करें, अफवाहों पे ध्यान न दें। इसमें मीडिया भी शामिल है, उसमें भारत विरोधी ताकतें भी शामिल हैं, बहुत सारे गैंग भी शामिल हैं, कई विश्वविद्यालयों के भी नाम लिए हैं आपने। ये छोटी मुलाकात इसीलिए थी कि आज मुझे लगता था कि इसका आपका बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा देश आधा इलेक्शन में और आधा कोरोना में है, तो कोई सही बात नहीं कह पा रहा है, कोई बात, कुछ लोग कतराने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ दाएं बाएं कर रहे हैं, सही बात नहीं कर रहे। इसलिए जब भी कभी ऐसी बात होगी कि हमारे और आपको, RSN सिंह साहब को, सबको लगेगा कि बख्शी साहब को बुला करके उनसे किसी बात पर राय ली जाए, हम जरूर लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय।